तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और आप मुझे डॉक्टर पवन ओबराय फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी वीडियो बिना एडिट हुई फेसबुक पर भी अपलोडेड होती हैं। तो चलिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं कुछ आपको एक दो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक करते हैं। एक तो कल यानी कि 23 सितंबर 2024 में स्पेशल बैच का एग्ज़ाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, और क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिए हैं स्पेशल बैच के, तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें कोरोना टाइम में जो है कॉलेज में मैंने समझाया था और उसी को अपलोड करा है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की डॉक्टर KL गुप्ता नवयुग पब्लिकेशन आगरा की जो बुक है ना, उसको मैंने सॉल्व करवा रखा है। देखिए बुक कोई भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसमें क्वेश्चंस भी पूरे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास KL गुप्ता की किताब नहीं है तो भी आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट को। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में 14 मिनट की लगभग, कि कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में देख लीजिएगा। और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी देख लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को, अगर हम बात करते हैं मिड वैल्यू के बारे में, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ना मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, मिड साइज़, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज और सेंट्रल पॉइंट, ये 6 वर्ड आप कम से कम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने आप रजिस्टर में कहीं नोट कर लीजिएगा। मिड वैल्यू, मिड साइज, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज और सेंट्रल पॉइंट। कारण क्या है कि ये 6 वर्ड में से कोई सा भी एक वर्ड अगर क्वेश्चन में मेंशन है, जब आप बुक की प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, या आपको एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ का नहीं है, वो क्वेश्चन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का है। क्यों? क्योंकि वो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको उसमें जो है सेंट्रल क्लास इंटरवल जो है वो उसमें आपको प्रिपेयर करनी है। अब क्या होता है, जितने का डिफरेंस होता है, सपोज़ कीजिए वैल्यू आपको दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से दे रखी है, और आपको क्वेश्चन में तो मिड साइज लिखा हुआ है या मिड पॉइंट लिखा हुआ है या सेंट्रल पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है। तो देखिए जितने का डिफरेंस होता है उसका आधा माइनस कर देते हैं और उसका आधा प्लस कर देते हैं। देखिए 5 का डिफरेंस हो गया, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 की अगर वैल्यू दे रखी है तो सब में 5 का डिफरेंस हो गया। अब 5 का आधा हो गया 2.5, तो आपको 2.5 माइनस करना है और 2.5 प्लस करना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार या 3 बार ही सुन लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। पहली वैल्यू है आपकी 5, तो 5 में से आपने माइनस कर लिया 2.5, तो वैल्यू आ गई 2.5, और प्लस कर लिए 5 में तो आपकी वैल्यू आ गई 7.5। ठीक। अगली वैल्यू दे रखी है आपको अगर क्वेश्चन में 10, तो 10 में से आपने 2.5 को माइनस किया तो वैल्यू आ गई 7.5, और प्लस कर दी तो वैल्यू आ गई 7 में ही उसमें ही 10 में ही प्लस करनी है, तो आपकी वैल्यू आ गई 12.5। अगली वैल्यू है आपकी 15, तो 15 में से ही आपको जो वैल्यू माइनस करनी है 2.5, तो आपकी वैल्यू आ गई 12.5, और 15 में ही आप प्लस कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ गई 2.5 प्लस कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ गई 17.5। इस तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये पहचान नहीं है कि जो है CF कब दी होती है, यानी कि क्लास फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है CF जो है वो कैसे पहचाने। देखिए जब नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा होता है क्वेश्चन में और उसमें वैल्यू आपको दे रखी है, या तो सारी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी हो या सारी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी होती हैं, तो वो आपकी CF होती है, आपको उसमें F बनानी होती है। ठीक है, जैसे लिखा है नंबर ऑफ पर्सन और उसके आगे वैल्यू दे दी आपको 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये क्या है, आपकी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। और इसी तरीके से अगर हम इसके अपोजिट कर दें, नंबर ऑफ पर्सन लिखा हो और आपको वैल्यू दे रखी हो, सपोज कीजिए 100, 75, 60, 45, 30, 15, इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी हो, तो ये सारी की सारी क्या हो गई, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई। तो ये भी आपकी CF है। तो आप सबसे पहले इसकी F बनाएंगे, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये 2 स्टेप होगा आपके, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर क्वेश्चन में मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मीडियन के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में, परसेंटाइल के बारे में और डिसाइल के बारे में होते तो बहुत सारे हैं, बट ये 4 पे क्वेश्चन आ जाता है। अधिकतर जो है मीडियन और क्वार्टाइल का तो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में। तो ये परसेंटाइल और डिसाइल के बारे में भी है। अगर तो आपकी क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में है और जो CF क्वेश्चन में दे रखी है वो भी आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपको CF बनाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। लेकिन अगर आपकी क्लास इंटरवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और आपका नंबर ऑफ पर्सन आपको दे दिया, सपोज कीजिए 100, 75 और 80, 75 के बाद 65, 65 के बाद 50, 50 के बाद 35, तो इस तरीके से वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया। तो जब आप क्वार्टाइल, मीडियन, परसेंटाइल या डिसाइल कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, खासकर ये मीडियन और क्वार्टाइल के बारे में होगा क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो आपको दोबारा से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है, यानी कि CI तो वही रहेगी आपकी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसके बाद आप सबसे पहले इसमें से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे और फ्रीक्वेंसी के बाद आप दोबारा से CF बनाएंगे। अगर आप दोबारा से CF नहीं बनाते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनाते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो कम से कम 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी के आपको क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। जैसे एक चैप्टर है आपका कोरिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका अगर आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसमें बच्चे कहते हैं कि सर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं या मैं इनडायरेक्ट मेथड लगाऊं, क्योंकि जो इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला है वो थोड़ा सा लेंदी होता है और जो डायरेक्ट मेथड का जो 2-3 फार्मूले हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, तो बच्चे परेशान रहते हैं। इसका भी एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं बच्चों को, बड़े ध्यान से देखिए। आप बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। आप स्टूडेंट्स बच नहीं सकते, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड भी करना है और डायरेक्ट मेथड भी करना है। अब कारण क्या है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, अब वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रीज़न समझ लीजिए। देखिए, जो आपको ये 2 वेरिएबल का चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, है ना, यानी कि x एक वेरिएबल हो गया और y वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गए। तो जब आप x का टोटल करते हैं और y का टोटल करते हैं, ये मेरा देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं जो अक्सर बच्चों को बताता हूँ। वैसे मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने कोरोना टाइम में कराई थी, है ना, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट, क्लासरूम की वीडियो है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है बट आप उसको समझ लेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। अब कारण क्या है,
अगर सिग्मा एक्स का जब आपने सपोज कीजिए टोटल किया, आपके पास वैल्यू आ गई, सपोज कीजिए 400 आपका टोटल आ गया और नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको 10 दे रखी हैं, तो आपने डिवाइड कर लिया तो आपकी वैल्यू आ गई 40। और उधर से क्वेश्चन में आपको दे रखा है y, तो जब आप टोटल करेंगे तो सिग्मा y का टोटल आ गया सपोज कीजिए 580 और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 दे रखी हैं आपको, तो जब आपने 10 से डिवाइड कर लिया तो वैल्यू आपकी आ गई 58, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू आपकी पूरी कट रही हैं, है ना, पूरी डिवाइड हो रही हैं। तो ऐसे में आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, अगर 0.5 भी आ जाता है, सपोज कीजिए 58.5 या 400 जब टोटल आया था तो उसमें आपने कर लिया 40.5, तो क्वेश्चन तो जब भी सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पॉइंट्स में एक्चुअली कोई वैल्यू आती है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और क्वेश्चन में जब पॉइंट्स की वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर दोनों वैल्यू यानी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू जब दोनों की दोनों पूरी डिवाइड हो जाएं तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लीजिएगा। और दोनों में से अगर एक भी वैल्यू पॉइंट्स में अगर आ रही है तो आप उसमें इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, अगर कोरिलेशन का ही क्वेश्चन आ रहा है तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन भी आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि जो आपको x की वैल्यू गिवन है वहाँ पर भी एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो गई और y की जो वैल्यू है वहाँ पर भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। एक जगह तो लिखा होता है एक्चुअल मीन और एक जगह लिखा होता है एज्यूम्ड मीन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मीन की वैल्यू लिखी है, सपोज कीजिए लिखा हो एज्यूम्ड मीन एक्स में अगर दे रखा है 32 और नीचे वाई में भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो जब एज्यूम्ड मीन लिखा होता है तो वो क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोरिलेशन के चैप्टर में अगर एज्यूम्ड मीन लिखा हुआ है और कोई वैल्यू आपको दे रखी है 32 दे रखी है, दूसरी वैल्यू y की आपको सपोज कीजिए 45 दे रखी है, तो वो क्वेश्चन 101% इनडायरेक्ट मेथड से ही होगा। और अगर क्वेश्चन पढ़ते समय आपको एक्चुअल मीन दे रखा है, एक्चुअल मीन में दे रखा है 32 और नीचे y की आपको वैल्यू दे रखी है सपोज कीजिए 45, तो एक्चुअल मीन वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड से पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा सॉल्व करने की, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम थोड़ा सा एग्ज़ाम में कम लगता है और दूसरा जो है क्वेश्चन के गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होती। तो ये कोरिलेशन का मैंने आपको एक स्टेप बताया, ये आता है। ठीक है, दूसरा जो है आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जोड़ करके जाइएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वो मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अच्छा, एक बात बच्चे और कभी कभी ये बच्चे कहते हैं कि सर क्वार्टाइल तो 2 टाइप के होते हैं या 3 टाइप के होते हैं, तो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को ये अक्सर बताता हूँ, आपको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, क्वार्टाइल जो होता है एक तो Q1 होता है और एक Q3 होता है, दूसरा जो Q2 क्वार्टाइल होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो इसलिए जो है ना हम Q2 कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब कभी क्वेश्चन में यह आता है कि फाइंड आउट क्वार्टाइल्स कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, S लगा होता है, तो वहाँ पर आपको Q1 और Q3 ही कैलकुलेट करना है, Q2 कैलकुलेट नहीं करना। जब तक आपसे ये ना कहा जाए क्वेश्चन में
कि फाइंड आउट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, क्योंकि अगर मीडियन कहता है तो ये आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मीडियन ही जो होता है ना वही हमारा Q2 होता है। तो इसलिए आप जब क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो Q1 और Q3 ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। आप ये मेरी वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका ही बेनिफिट हो सके। और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने उसमें अपलोडेड कर रखे हैं आंसर समेत, तो आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।